नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम आज फिर अपने विचार से करेंगे। अक्सर कहा जाता है हाथ की रेखाओं को धैर्य व मेहनत से बदला जाता है। विकास जी, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जिसने भी ये विचार कहा है बहुत उत्तम कहा है, बहुत अच्छी एक विचारधारा है कि हाथ की रेखाओं को धैर्य से और मेहनत से बदला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हाथ में जो रेखाएं हैं वो किस्मत की रेखाएं बन जाएं। बिल्कुल। हाथ की रेखाओं को बदलना, इसका भाव ये है कि अगर हम अपने हाथ से मेहनत करें, मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो उसमें जरूरी है, एक तो सबसे जरूरी चीज है उसमें धैर्य। बिल्कुल। कि अगर हम पेशेंस से, धैर्य से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज है उसमें मेहनत कि कितनी मेहनत हम कर रहे हैं। धैर्य से जो की जाने वाली मेहनत है उससे निस्संदेह हम अपने हाथ की रेखाओं को, अपनी किस्मत की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल विकास जी। तो आज हम कुछ खास मुद्दे लेकर आए हैं। विकास जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आजकल जो नई युवा पीढ़ी है वो सीनियर सिटीजन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये जो नई पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं मतलब अपने ऐशो आराम के लिए अपने बुजुर्गों को मतलब कि तंग परेशान करती हैं, उनको वृद्ध आश्रम की ओर जाने को मजबूर कर देती हैं। जी। तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो वृद्ध आश्रम है इसी कारण भरे पड़े हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं कसूर बेटों का ही नहीं होता, लड़कियों का भी इसमें कसूरवार होती हैं। और ये सब किस लिए है? ये सिर्फ प्रॉपर्टी हो गई, सब कुछ अपने ऐशो आराम के लिए, उनका पालन पोषण सही से नहीं कर सकते। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये सभी तरह की मतलब की चीजें, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, ये सभी पर आनी है। बिल्कुल। वृद्धावस्था किसी, हम ये अगर सोचें कि अगर आज हम जवान हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, तो कल को हम भी उस स्टेज पर पहुंचेंगे, हम भी उस लेवल पर पहुंचेंगे, हम भी कल को बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे हमारी जगह लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जो भगवान ने, कुदरत ने एक नियम बनाया है, एक साइकिल चल रहा है। तो ये वृद्धावस्था में अगर किसी तरह से किसी को तंग परेशान किया जाता है, या वृद्धावस्था में अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने ऐशो आराम के लिए, या सारी उम्र जो हमारे माँ बाप ने पूंजी कमाई, हमारे लिए मेहनत की, जो उन्होंने कमाकर एक हमारे लिए एक स्थान बनाया, हमें समाज में खड़ा होने के लिए, हमें समाज में स्टैंड होने के लिए उन्होंने एक मेहनत की, और दिन रात एक करके उन्होंने जो अपना सब कुछ बनाया, अगर हम वो उस चीज पर नजर रखें और वो ये सोचे कि ये तो हमारा है, हम इसको अपने पास रख लें, और जो वृद्ध हमारे माँ बाप हैं उनको हम वृद्धाश्रम में भेज दें, किसी तरह से वहां पर छोड़ दें, तो ये एक बहुत ही गलत परंपरा पनप रही है हमारे समाज में, खास करके युवा पीढ़ी में। बिल्कुल। कि युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, आपके माँ बाप ने, जिन्होंने आपको अपना पेट काट काट कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको सम्मानजनक स्थान दिया समाज में, बिल्कुल, उनके लिए इस तरह का विचार या उनके लिए इस तरह का जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो बहुत ही गलत और संकीर्ण सोच का भावी है। मैं ये कहूंगा कि वृद्धावस्था में, अब देखिए, अगर हम अपने देश के वृद्ध नागरिकों की बात करें, तो हमारे देश में 10 करोड़ से अधिक वृद्ध नागरिक हैं, जिनको हम वृद्ध कहते हैं, किनको, जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है। उनमें से 530 लाख
मीन्स 5,30,00,000 30 लाख। जो हैं वो महिलाएं हैं जो वृद्ध हैं, बिल्कुल। और 5,10,00,000 जो वृद्ध हैं वो पुरुष पुरुष हैं। हैं, बिल्कुल। इस वक्त भारत में, हमारे देश में 800 के करीब, 750 से ऊपर कुछ हैं जो वृद्धाश्रम हैं, बिल्कुल। और वो भरे पड़े हैं। बिल्कुल। उनमें कुछ वृद्ध जो हैं, बहुत कम ऐसे वृद्ध हैं जो अपनी मर्जी से वहां पर आकर रह रहे हैं। ज्यादातर वृद्ध वो हैं जिनको बच्चों ने तिरस्कार करके घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, उनका पैसा चाहिए। बिल्कुल। ये सारी चीजें जब काउंट होती हैं, ये सारी चीजें जब समाज में देखी जाती हैं, तो कभी भी युवा पीढ़ी के जो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, वो कभी अपना भविष्य नहीं सोचते कि कल को आने वाला टाइम जो है, उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में ये जो एक नई परंपरा बन रही है, इसको हमें ठीक करना है। इसको युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने माँ बाप का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको अधिक से अधिक समय दीजिए, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, तो उन्हें लगता है कि हमारे पास बैठने वाला, हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। अगर उनके पास बैठ के बात की जाएगी, उनके पास बैठकर उनको समय दिया जाए, तो वो बहुत ही आपके लिए प्रभावशाली होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल सर। तो जैसे कि विकास जी ने कहा है कि माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पालन पोषण अच्छी तरह से देते हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें, क्योंकि सही बच्चे ही उनकी नेक कमाई हैं। विकास जी, पिछले सप्ताह एक खबर काफ़ी आ रही थी ड्रोन को लेकर। जी जी। हमारी जो भारतीय सेना है वो सीमाओं पर लगातार डटी हुई है जी। तो दूसरी तरफ अगर बात करें हम पाक की, तो जो आतंकी संगठन है वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करके, यानी कि ड्रोन जैसी तकनीक जो है नई, उसका प्रयोग करके वो कभी हथियार फेंकते हैं, मतलब कभी कुछ, मतलब कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहिणी जी, ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम कहें तो आतंकी संगठन वहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो भारत में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, या इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं। कुछ समय पहले की बात है कि जब पाकिस्तान की ओर से कुछ इस तरह के ड्रोन से हथियार फेंके गए, तब तक ये बात वहां तक सीमित थी कि ड्रोन की सहायता से जब उनको लगा कि सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है, सुरक्षा ज्यादा हो गई है, हम किसी तरह से वहां पे घुसपैठ नहीं कर सकते, हथियार नहीं पहुंचा सकते, तो उन्होंने ड्रोन की मदद से हथियार फेंकने शुरू की। ड्रोन एक ऐसी चीज है कि जो आसानी से राडार की रेंज में नहीं आता है, बहुत नीचे उड़ता है। बिल्कुल। राडार की जो रेंज है वो बहुत ऊपर की होती है, बहुत ऊपर। बिल्कुल। तो अभी पीछे ही पिछले सप्ताह ड्रोन के माध्यम से जम्मू के वायुसेना अड्डे पर बम से हमला किया गया। ये एक बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही घबराहट वाली बात है कि अगर इस तरह से आतंकी संगठन हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकते हैं, तो हमें अपने सैन्य ठिकानों की और ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए। और अगर हमारे सैन्य ठिकाने ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक कहां तक सुरक्षित है? बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके लिए हमें प्रधानमंत्री ने इसके बारे में एक मीटिंग भी की है पीछे, सभी सुरक्षा अधिकारियों से, देश के गृह मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख से। तो इस संबंध में हो सकता है कि सरकार कुछ सोच रही है, और जो भी सोचेगी देश की सुरक्षा के लिए वो अच्छा ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही हमें इस पर काबू पाना है, इसको नियंत्रण में करना है। बिल्कुल। विकास जी, अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बेरोजगारी। जी, बिल्कुल। तो कोरोना के दौरान कई लोग बेरोजगारी की कगार पर आके खड़े हो चुके हैं।
यहाँ तक कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। मतलब बेरोजगार सबसे बड़ा महापाप है कि वो कैसे अपने घर वालों का पेट पालन पोषण करेंगे, अपना कैसे करेंगे। इस कारण कहीं ना कहीं युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो पहले से ही हमारे देश में काफी रही है। बिल्कुल। जो अवसर हैं अलग अलग तरह के, जहाँ पे भी हम कहें कि रोजगार के जो अवसर हैं बहुत कम रहे हैं, उसकी वजह एक जनसंख्या भी रही है। लेकिन जब से ये कोरोना का ये दौर शुरू हुआ है पिछले 1.5 साल से, तो तब से अगर हम देखें तो अच्छे भले कारोबार कर रहे लोग वो बिल्कुल खाली होकर बैठ गए। बहुत देर तक तो लॉकडाउन ही चलता रहा। जो व्यवसाय थे, बिजनेस थे, वो बिल्कुल चौपट हो गए। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके पास भी इतना मंदी का दौर आ गया कि उन्होंने अपने स्टाफ को कट शॉर्ट करना शुरू कर दिया, उसकी छटनी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लोग जो अच्छी भली कंपनियों में जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से खुद को सेटल मानते थे कि हम सेटल हैं, परिवार चला रहे हैं, वो बिल्कुल खाली हो गए, उनकी नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए। उधर से लॉकडाउन है, खाने को कुछ नहीं है। तो इस समस्या से जब रूबरू होता है कोई भी, तो बहुत ही मुश्किल होता है। उसके सामने ये होता है कि मैंने अपने परिवार को कैसे पालना है, उनका पेट कैसे भरना है, अपने बच्चों के लिए मैंने घर क्या लेके जाना है। तो उस वक्त अगर युवा कोई इस तरह से निराश हो जाए तो उसके पास एक रास्ता बचता है आत्महत्या का, कि खुद को वो समझता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है तो मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोविड के दौरान ये समस्या सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। बिल्कुल। और लाखों ही नहीं करोड़ों लोग इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जो पहले बड़े अच्छे तरीके से सेटल थे, जॉब कर रहे थे, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में सरकारों को, राज्य सरकारों को और खासकर केंद्र सरकार को इस समस्या से समाधान के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और कुछ इस तरह की योजना लानी चाहिए कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें किस तरह से दोबारा से वापस उनको पटरी पर लाया जाए या उनको कैसे खाने के लिए कम से कम योग्य बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, एक और जैसे काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा है वो है बेरोजगारी। दोबारा बात करते हैं बेरोजगारी और कम अपॉर्चुनिटी के कारण आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनका रुझान विदेश की ओर ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। बाहर जाने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल पड़ रहा है। तो यहाँ तक कि लड़के ही नहीं, जो लड़कियाँ भी है, वहाँ की नागरिकता पाने के लिए बेशक वो कानूनी हो तरीका या गैर कानूनी हो, उनको होड़ लगी हुई है कि हमने किसी ना किसी तरीके से बाहर जाना है। और अगर वो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाती हैं, वहां जाकर लड़के से शादी के बंधन में बनती हैं, उन्हें बाद में हरास भी करती हैं, उनसे पैसे हेरते, कहीं ना कहीं ये मामला भी हनी ट्रैप जैसा ही लगता है जी। तो इसकी वजह से भी कई युवक ऐसे हैं जिन्होंने हरास होने के चलते, परेशान होने के चलते अपनी जान तक गंवा दी है जी। मतलब अगर ये लड़कियां, आज की युवा पीढ़ी ऐसे कर रही है तो हमारी सरकार को क्या चाहिए कि कुछ वो ऐसा मतलब कि कानून लागू करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी खराब ना हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे मामले काफ़ी आते हैं, सामने आते हैं कि एक तो जो बात आपने शुरुआत में कही कि बेरोजगारी और अवसर कम होने की वजह से जो युवा हैं वो उनका रुझान विदेश की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर देश में बेरोजगारी कम हो, रोजगार के अवसर ज्यादा हो, तो विदेश में जाने की बजाय अपनी देश में ही जो युवा शक्ति है एक शक्ति के रूप में वो काम करे तो हमारे देश की शक्ति भी दिन ब दिन बढ़ेगी। बिल्कुल। कि
विदेश जाने की होड़ जब शुरू होती है तो उसमें कई बार कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं कि अगर किसी के पास कागजात पूरे नहीं हैं, किसी के कोई एलिजिबिलिटी में कहीं पे कोई थोड़ी बहुत चूक रहा है, तो वो क्या करता है कि गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल विदेश जाने के लिए पूरी कोशिश करता है। बिल्कुल। अब विदेश जाने के लिए, वहां पर सेटल होने के लिए, वहां की पीआर लेने के लिए, वहां पर बस जाने के लिए ज्यादातर क्या होता है कि जो विदेश में पहले से युवक पहुंचे हुए हैं, भारतीय हैं या किसी भी देश से आए हैं, उनके साथ यहाँ से कोई लड़की है, वो शादी करके बिल्कुल वहां पर जाना चाहती है, सेटल होना चाहती है, या ऐसा है कि वहां पर कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ से कोई लड़का वहां से शादी करके वहां जाकर बसना चाहता है। ये दोनों तरफ है। इसमें क्या है, गैर कानूनी तरीके से जब ऐसा काम किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कहा हनी ट्रैप वाला मामला, कि लड़कियां अगर हैं तो वहां पर बसे हुए लड़कों के साथ शादी करके वहां पे जा रही हैं, तो वहां पे जाके उनका मकसद सिर्फ सेटल होना है, वहां पे बसना है, वहां की पीआर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश में तो उनको उस शादी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त वो वहां पर जाकर उनको ब्लैकमेल करती हैं। बिल्कुल। ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेती हैं ताकि हम सेटल भी हो जाएं, हमारे पास पैसा भी हो। ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एक जाल है, एक बहुत बड़ा एक हम जिसे घोटाला कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से बाहर जाने का, विदेश जाने का कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। आपको पता होगा कि कुछ देर पहले कुछ लड़कियां जो कि झांसे में आकर शादी करके बाहर चली गई थी, उनको बहुत मुश्किल से विदेश से वापस भारत लाया गया। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ इसी वजह से कि वो भारत लाने के लिए कुछ एनजीओज ने काम किया सरकार की मदद से। तो इस तरह से अगर कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार को उस पर पूरी तरह से और विशेष रूप से ध्यान देकर उसको सुलझाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का कोई काम ना हो सके। बिल्कुल विकास जी। तो आज हमने चर्चा की है देश के कुछ खास मुद्दों को लेकर। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश और समाज के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।